जीएस टीवी की खास पेशकश बात में दम है लेकर हाजिर हूं मैं शरद। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके बारे में अगर मैं विस्तार से बताऊं तो एक सस्पेंस थ्रिलर भी कमज़ोर पड़ जाएगा। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं भोपाल जेल के जेल अधीक्षक दिनेश नरगावे जी। दिनेश नरगावे जी, बहुत स्वागत है आपका। अब मैंने ये परिचय आपके बारे में इसलिए दिया कि सस्पेंस थ्रिलर भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि आपने कई सारी ऐसी चुनौतियों का सामना किया है जेल के अंदर जो शायद बहुत कठिन थी। मैं उनके बारे में आपसे पूछूंगा, लेकिन सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि बड़वानी के एक छोटे से गांव पीपरी देव से भोपाल सेंट्रल जेल के अधीक्षक बनने तक का जो आपका सफ़र रहा वो कैसा रहा? मैं मूलतः बड़वानी ज़िले का रहने वाला हूं और जो हमारा गांव है पीपरी डेव, लगभग 1000 की पॉपुलेशन है। प्रारंभिक शिक्षा हमारी प्राथमिक तक वहीं पे हुई है। उसके बाद मिडिल के लिए हम लोगों को पैदल जाना होता था 3 किलोमीटर रणगांव डेव। वहाँ हमारा जो है मिडिल का एजुकेशन पूरा हुआ। उसके बाद हम हायर सेकेंडरी स्कूल दवाना में एडमिशन लिया और फिर हॉस्टल में रहे 9th से 10th तक। 12th वहाँ से करने के बाद मैंने जो है कॉलेज जो है खरगोन से किया और खरगोन के बाद मैंने एमफिल किया अंबेडकर इंस्टीट्यूट महू से। फिर उसके बाद नौकरी में आने का सफ़र हुआ। तो पहले मैं वर्ग 1 में रहा 1 साल तक जो है संविदा शिक्षक के रूप में। इसी दरमियान जो है तैयारी करते रहे, तो सहायक सांख्यिकी अधिकारी भोपाल में स्टेट प्लानिंग बोर्ड में 1-1.5 साल किया। उसके बाद मैं जो है सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र के रूप में चयनित होकर के 1 साल के लगभग जो है गवर्नमेंट कॉलेज आलोट में जो है सेवाएं दी। उसके बाद पीएससी का जो है एग्ज़ाम क्लियर करके और मैं जो है जेल अधीक्षक के पद पर जो है चयनित हुआ और 2005 में हम लोगों ने ज्वाइन किया मैंने। उसके बाद निरंतर जेल विभाग में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। मुझे जानकारी मिली है, जितना मैं आपके बारे में पढ़ पाया, कि पहली बार जब आपके स्कूल में एक बार कलेक्टर साहब आए, उनको देखकर तब आपके मन में ये जागा कि नहीं, मुझे भी जो प्रशासनिक सेवा है उसमें जाना है। मैं चाह रहा हूँ कि उस घटनाक्रम के बारे में बताइए कि क्या हुआ था, क्यों कलेक्टर साहब आए थे और क्यों फिर आपको लगा कि नहीं, मुझे भी इसी सेवा में आगे बढ़ना है। बिल्कुल सही है। 1994 की बात है। उस समय खरगोन जिला जो हमारा बड़वानी अलग नहीं हुआ था, इकट्ठा था और राजकिशोर स्वाई साहब जो है वो उस समय खरगोन ज़िले के कलेक्टर होते थे और हमारे स्कूल में एक फंक्शन था, कुछ इनॉग्रेशन था, उसमें वो आए थे और तब हमने पहली बार जो है किसी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को देखा था और उनको सुना था। और उस समय जो लोगों का रिस्पांस होता है एक कलेक्टर के प्रति, और उस समय दवाना जैसी जगह में कलेक्टर का आना बड़ी बात होती थी। तो हमने देखा था कि पूरा गांव जो है स्कूल के ग्राउंड में जो है इकट्ठा था। तब लगा था कि यार ये क्या प्रशासनिक अधिकारी कैसे होते हैं या क्या चीज़ होती, इसके बारे में भी हम लोगों का धीरे धीरे, हमारा जो हॉस्टल्स का ग्रुप था तो उसमें मंथन शुरू हुआ और धीरे धीरे हम जानने लगे कि कलेक्टर होता है, इस तरह से होता है, क्या काम होते हैं। तो वो एक पहला जो है एक प्रेरणा वाला या कह सकते हैं मोटिवेशन वाला या प्रशासनिक सेवाओं के बारे में चिंतन करने वाला क्षण कह सकते हैं उसको। अच्छा सर, एक बात कही जाती है कि ज़िंदगी में गुर्बत जो कुछ सिखा देती है वो बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें भी नहीं सिखा पाती, बड़ी बड़ी किताबें भी नहीं सिखा पाती। मुझे पता चला है कि आप यूपीएससी, इस घटना के बाद यूपीएससी की तैयारी करने के लिए इलाहाबाद जाना चाहते थे, लेकिन आपके गांव में सूखा पड़ गया था और आपके पिताजी ने आपसे कहा कि आप यहीं रहकर जो बेहतर तैयारी कर सकते हैं वो कीजिए, क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति उस वक्त ऐसी नहीं थी कि आप इलाहाबाद जा सकें या दिल्ली जा सकें यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से 1999 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था और जब खरगोन में कॉलेज में एडमिशन लिया था तो हॉस्टल्स में हमारे कुछ सीनियर्स थे जिन्होंने पीएससी के मेंस लिखे थे और उनको देखते देखते ही हमारे मन में भी आया था और हम पीएससी के बारे में या यूपीएससी के बारे में जानने लगे थे। तो ये हुआ था कि यार इलाहाबाद या दिल्ली उस समय बेस्ट माना जाता था यूपीएससी की तैयारी के लिए। तो एक मन में था कि 1 साल के लिए जाएंगे और कुछ वहाँ पढ़ेंगे और ट्राई करेंगे। लेकिन
99, 2000, 2001 उस दरमियान हम लोग के एरिया में सूखा पड़ा था और ज़मीन तो हमारी थी, दादाजी भी छोड़ के गए हैं, अच्छी है, नाना जी भी, लेकिन उस दरमियान हमारी केवल 1.5 एकड़ ज़मीन थी जो कि पियत की थी और बाकी पूरी ज़मीन थी सिंगल फसल पे थी और सूखी थी। तो अपने पिताजी से कहा था कि हमको ऐसे ऐसी तैयारी करना है और वहाँ जाना चाहते हैं। तो पिताजी पहले तो बोलते रहे कि हाँ ठीक है आप जाना, देखेंगे, लेकिन जब ग्रेजुएशन के बाद हमने बात की तो उन्होंने कहा कि अब तुम 2 साल स्थिति देख रहे हो और सूखा है और इतना नहीं हो पा रहा है, तो अब तुम्हारा वहाँ जाना हम तो नहीं जो है उसको बियर कर पाएंगे, तो आप इधर ही देखो। तब फिर मैंने परिस्थिति को देखा और कि अपन यहीं करते हैं और तभी मन में ये भी आया कि यार पीएससी और यूपीएससी के चक्कर में रहेंगे और इसमें सिलेक्शन होगा तो ठीक है, नहीं तो कहीं के नहीं रहेंगे। तो एक कैरियर में एक ऑप्शंस लेकर के चले कि भाई कम से कम प्रोफेसर तो बनना है। तो एक फिर हम नेट की तैयारी भी शुरू की और मैं प्रोफेसर के रूप में भी जो है मैंने सेवाएं भी दी। तो एक वो दौर था जिसके कारण जो है नहीं जा पाया, कुछ हमारे साथी लोग गए थे तैयारी करने जो है, तो एक वो दौर था और इस कारण से जो एक मन में था वो नहीं कर पाए थे। मुझे पता चला कि एक बार आप अपने प्रिंसिपल के घर सुबह 7 बजे पहुंच गए थे और वो एक आर्मी के रिटायर्ड अधिकारी थे, वो आपको देखकर चौंक भी गए। तो ऐसा क्या हो गया था कि आपको सुबह 7 बजे उनके घर जाना पड़ा? हाँ, ये घटनाक्रम में कुछ ऐसा है कि जब हायर सेकेंडरी हमारा हुआ और फिर ये हुआ कि खरगोन जा कर के पढ़ना है। तो जब मैं खरगोन पहुंचा तो कुछ लोगों के संपर्क में आया। कुछ लोगों ने कहा यार तुम्हारे 12th में परसेंटेज बहुत अच्छे हैं, तुम बीटीआई कर लो तो तुमको टीचर की नौकरी मिल जाएगी। अच्छा, गांव से पहुंचे थे, ज़्यादा पता कुछ होता नहीं था, तो ये था कि हाँ टीचर बन जाएंगे, बीटीआई कर लेते हैं। तो हमने बीटीआई में फॉर्म भी भर दिया और इंतज़ार करते रहे क्योंकि 1-1.5 महीने बाद लिस्ट आती है। तो ओवर कॉन्फिडेंस कह ले या अज्ञानता कह ले, उसके बाद कुछ किया ही नहीं, फॉर्म भर के फ्री हो गए। अब 1-1.5 महीने बाद जब लिस्ट आई तो उसमें मेरा वेटिंग में था। अब वेटिंग उसकी खाली होगी कि नहीं होगी ये भी गारंटी नहीं थी। तो सोचा यार घर से तो ये कह के आए हैं कि ग्रेजुएशन करेंगे, बीए करेंगे, अब एडमिशन ही नहीं हो रहा है अपना, तो करेंगे क्या। तो हम जो है कॉलेज पहुँचे और जब कॉलेज में पता कि ऑफिस में कि भाई एडमिशन लेना है बीए में, तो बाबू थे, उन्होंने कहा कि साहब ये तारीख तो निकल चुकी है, तुम तो लेट हो गए हो अभी। तो हमने कहा कि साहब एडमिशन तो हमें लेना है, क्या रास्ता है ये बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि भाई इधर से तो सारे फॉर्म वगैरह भी मिलने बंद हो गए हैं, तुम्हें कोई फॉर्म भी नहीं मिलेगा। अब प्रिंसिपल सर से यदि मिलो और वो यदि परमिट कर देंगे तो तुम्हारा एडमिशन हो सकता है। तो हम सुबह सुबह ही जो है 7, 7:30 के आसपास का टाइम होगा, बाहर नेम प्लेट लगी थी तो हम लोग निकलते थे तो देखते रहते थे। तो हम सुबह सुबह जो है पहुंच गए वहीं पे और घंटी बजाई हमने जो है। और उस समय मेजर एवी राव हमारे जो है कॉलेज के प्रिंसिपल होते थे, वो आर्मी से रिटायर्ड थे। तो हम पहुँचे, घंटी बजे, उन्होंने देखा हमें कि भाई कौन हो तुम, क्या क्या मामला है सुबह सुबह। तो हमने कहा कि सर मैं ऐसा ऐसा हूँ और मुझे एडमिशन चाहिए और लेट हो गया। तो उन्होंने पूछा तुम लेट क्यों हो गए और कहाँ से आए हो। हमने बताया कि साहब घर तो हमारा दूर है, 70 किलोमीटर है, लेकिन ऐसे ऐसे हम आए थे और हम बीटीआई में फॉर्म भर दिया था। हमें किसी ने बताया था कि वहाँ करोगे तो टीचर बन जाओगे, लेकिन बीटीआई में हमारा सिलेक्शन हुआ नहीं है और वेटिंग में है। तो उन्होंने हमारी मार्कशीट वगैरह देखी और जो भी उन्होंने सोचा है उसी समय उन्होंने मैं जो है उस पर लिख दिया कि यस परमिटेड, और फिर हमने उसको सबमिट किया कॉलेज में और इस तरह से हमारा कॉलेज में एडमिशन हुआ। जितना मैं आपको जानता हूँ या जो लोग आपको जानते हैं, आपकी एक फ़िलॉसफी है कि जेल को एक सुधार गृह की तरह बनाना है। ये एक आमतौर पर कहा भी जाता है ऐसा कि जेल दरअसल इसलिए नहीं है कि कैदी वहाँ बंद रहें, उनको एक सुधार गृह की तरह देखा जाए। लेकिन आप कभी वहाँ भागवत पाठ कराते हैं, कभी वहाँ कथा कराते हैं, कोई धार्मिक आयोजन कराते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एक व्यक्ति जो जेल के बाहर रहकर इन सब के मायने या इन धार्मिक जो आयोजन है उनके मायने नहीं समझ पाया, वो जेल के अंदर इनके मायने क्या समझ पाएगा? अच्छा प्रश्न है, लीडिंग प्रश्न भी है। जेल के बारे में यही परसेप्शंस कॉन्सेप्ट लोगों के हैं कि मेरे भी थे। थोड़ा सा पहले तो क्लियर करूं मैं कि जैसे मैंने ज्वाइन किया एज ए जेल सुपरिटेंडेंट
भोपाल में आए। उसके पहले मैं जेल, कभी दूर से खरगोन में एक जेल होती थी, और याद है मुझे कि मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, अभी एडवोकेट है वो, उसके फैमिली मेम्बर्स में कोई बंद थे और वो जाता था, साइकिल का ज़माना था और मिलने जाता था। उसने कई बार कहा कि यार मिलने चलना है, मैंने कहा कि यार जेल में नहीं जाना है, तो मैं कभी नहीं गया। अचानक से जेल सुपरिटेंडेंट के रूप में सिलेक्शन हुआ और कुछ लोगों ने कहा कि यार ये पद तो बड़ा अच्छा है, कुछ लोगों का ये भी था कि यार जेल में करोगे, तुम कॉलेज में पढ़ा रहे हो और कॉलेज से तुम जेल जाओगे। तो मैंने जब भोपाल में ज्वाइन किया और ट्रेनिंग के लिए फिर हमको सेंट्रल जेल भोपाल भेजा गया, तो जैसे ही अंदर एंट्री की थी वो एक बड़ा अजीब से बेचैनी टाइप की फील हुई और मन में आया कि यार ये अपन इसके लिए नहीं बने हैं, कहाँ ये अपन गुंडे बदमाशों के बीच में नौकरी करेंगे और इतना जीवन कैसे निकलेगा। अपन चलते हैं वापस कॉलेज में, पढ़ाएंगे लड़कों को और फिर तैयारी करेंगे, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में तो डिप्टी कलेक्टर या डीएसपी के रूप में सिलेक्ट होंगे और करेंगे। और मैंने शाम की ट्रेन पकड़ी और मैं पहुंच गया उज्जैन तक, क्योंकि उस समय मैं आलोट में पदस्थ था और वहां तक पहुंचा। उसके बाद हमारे एडिशनल आईजी साहब होते थे उस समय, खरे साहब, उनका फ़ोन आया। उनको किसी ने बताया था कि साहब एक लड़का छोड़ के चला गया है। उनका फ़ोन आया कि आपने ज्वाइन किया था, क्यों जा रहे हो? तो मैंने बताया कि सर मैं प्रोफेसर हूँ और मैं जो है जेल में नौकरी नहीं करना चाहता, तो मैं वहाँ जाके पढ़ाऊँगा और कुछ अच्छा काम करूँगा, यहाँ तो क्या है। तो उनके वर्ड थे कि भाई कॉलेज में तो बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, बहुत सारे लोग और पढ़ाने वाले मिल जाएंगे, तो मैं दम है तो तुम जेल के अंदर पढ़ा के दिखाओ। तो एक तो उनकी बात लगी थी, फिर उन्होंने काफ़ी समझाया भी कि नहीं आप एक बार आओ, मिलो, करो। मेरे एक दोस्त हैं आजकल प्रोफेसर है नलिन सिंह जी, उज्जैन में हैं यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने भी, फिर मैं उज्जैन में ही थे, उनको कहा कि यार मैं तो छोड़ के आ गया हूँ, फिर तैयारी करेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप वापस जाओ और इसको देखो, अच्छा रहेगा। तो फिर वापस में आया। दूसरी चीज़ जो मेरा परसेप्शंस था कि जेल के अंदर जो है सारे बदमाश लोग होते हैं या जो समाज में कुछ उल्टा सीधा काम करते हैं, कानून का उल्लंघन करते हैं, और वो आ जाते हैं और फिर इनके साथ कैसे नौकरी करना। या आपका जो प्रश्न है कि ये जेल के अंदर जो इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, कि चाहे वो आध्यात्मिक कार्यक्रम हो गए, कुछ एजुकेशनल प्रोग्राम्स हो गए, कुछ आर्केस्ट्रा भजन से रिलेटेड कार्यक्रम हो गए, या कुछ आर्टिकल्स जैसे बनाते हैं, कंबल, दरी, चादर, या कोई इस तरह के पेंटिंग्स वगैरह अच्छी बनाते हैं। दो परसेप्शंस है। जेल के अंदर जो आदमी आता है, एक तो वो हर आदमी क्रिमिनल नहीं है, एक चीज़। दूसरी चीज़ वो हाईली टैलेंटेड है। तीसरी चीज़ वो कॉमन पीपल जो है उससे ऊपर है। क्या होता है देखिए साहब कि चोरी करने के लिए बड़ी हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है, इतना आसान नहीं हमको लगता है। चोरी करेगा आदमी तो पहले देखेगा कि यार यदि पकड़ में आ गया तो भागूंगा कहाँ से, और यदि नहीं भाग पाया तो कितनी मार पड़ेगी, उसको मैं जो है सहन कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तीसरा जो सामान जो मिल जाएगा उसको कैसे बेचूंगा, तो वो बड़ा अपना जो है दिमाग दौड़ाता है। कॉमन पीपल जो है जेल के नाम से ही जो है वो डरने लगता है। तो ये चीज़ें जो है जब जेल के अंदर हम लोग सामान्य उसमें आते हैं तो हमको ऐसा लगता है, लेकिन इनके डायरेक्शन यदि चेंज कर दिए जाएं, क्योंकि दिमाग तो उनके अंदर है पहले से ही, और परिस्थितिजन्य अपराध ज़्यादा मात्रा में होते हैं, तो आपका उनके साथ इंटरेक्शन कैसा है, आपका इन्वॉल्वमेंट कितना है। जैसे ही आपका इन्वॉल्वमेंट होता है तो आपको समझ में आने लगता है। और हिंदुस्तान में तो है ही है, पूरी दुनिया में जब आदमी विपत्ति में होता है, चाहे वो बाहर हो चाहे अंदर, और जेल के अंदर तो जो आदमी होता है वो बड़ी विपत्ति में होता है, तो ईश्वर उसको सबसे पहले याद आते हैं। वो चाहे किसी भी धर्म को मानने वाला हो, किसी भी क्षेत्र का मानने वाला हो, तो जैसे ही आदमी आता है अंदर, एक दो दिन तो वो नया नया आता है, तो उसको डर रहता है कि मुझे पीटेंगे, खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उपचार मिलेगा कि नहीं। लेकिन जैसे थोड़ा सा वो वहाँ पे सेट होना शुरू करता है तो सीधे वो देखता है कि यार मंदिर कहाँ है। वो जेल के अंदर काफ़ी मंदिर वगैरह जो इस तरह के धार्मिक स्थल होते हैं, वहाँ बैठता है बढ़िया, भोलेनाथ को जल चढ़ाता है और अपनी प्रार्थना शुरू कर देता है। मैंने भी महसूस किया। तो इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं ये बंदियों के, एक तो आध्यात्मिक उन्नति तो ठीक है, लेकिन स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्योंकि बंदी परेशान होते हैं तो जेल परेशान, ऑटोमेटिक परेशान होते हैं।
तो ये कार्यक्रम जो होते हैं जेल के मैनेजमेंट के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता, इसलिए कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता। जो सबसे महत्वपूर्ण चरण है इस साक्षात्कार का, वो मैं जानना चाह रहा हूँ कि जब भोपाल में जेल ब्रेक की घटना हुई, सिमी के आतंकी यहाँ से भागे, उसके बाद जेल के अंदर जो सिमी के आतंकी बंद थे उनको हैंडल करना आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण था, और वो चुनौतियाँ क्या क्या थीं, मैं ये भी जानना चाहता हूँ। निश्चित रूप से जो बड़ी घटना थी, इंटरनेशनल लेवल की घटना थी, और उसके जस्ट नेक्स्ट डे जो है मुझे आदेश मिला था कि आपको भोपाल जेल में आना है और व्यवस्था देखनी है। तो बड़े अलग अलग तरह की 5-7 लेवल की चुनौतियाँ मिली। एक तो पर्सनल थ्रेटनिंग, जैसे मैंने ज्वाइन किया तो पहले से भी मुझे जानते थे ये लोग, कुछ मेरे पास रह भी चुके थे जो है। तो उसमें से एक आदमी जो है, जब मैं राउंड कर रहा था एज ए जेल सुपरिटेंडेंट पूरी जेल का और इन लोग से भी मिले करे देखे, तो एक आदमी कहता है कि सर हमें पता था कि आपकी पोस्टिंग होगी, आप आ गए? तो हमने कहा हाँ आ गए। तो कहता है सर वो आपके बच्चे सेंट जोसेफ स्कूल में पढ़ते हैं ना, बहुत अच्छा स्कूल है। तो मैंने कहा अच्छा, तुमने जानकारी निकाल रखी पहले से ही। तो ठीक है, एक तो इस तरह की थ्रेटनिंग्स। दूसरा फिर जो होता है ह्यूमन राइट कमीशन, कोर्ट, एनजीओज़, मीडिया, क्योंकि कुछ ऐसे परसेप्शंस होते हैं और हर तरह के व्यक्तियों के हर जगह सपोर्टर्स मिल जाते हैं। पहले तो कोर्ट्स में हम लोग की झूठी शिकायतें या सच्ची शिकायतें कि ह्यूमन राइट कमीशन के वायलेंस हो रहे हैं, क्योंकि इस तरह के लोगों पे सख्ती थोड़ी करनी पड़ती है। तो मानव अधिकारों को मुद्दा बना करके और उसके बाद में जो है कोर्ट के ऑर्डर्स को मुद्दा बना करके, जेल की व्यवस्थाओं को लेके मुद्दा बना के काफ़ी सारी शिकायतें जो है हुई। लेकिन जब उन्होंने आपके बच्चों के स्कूल के बारे में जानकारी हासिल कर ली तो मुझे पता चला कि आपने भी पूरी कुंडली खंगाल के उन आतंकियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। देखिए, जो सरकार जो होती है बड़ी होती है, और जेलें जो है, हम देखिए ह्यूमन राइट कमीशन अपनी जगह है, मानव अधिकार आयोग अपनी जगह है, कोर्ट अपनी जगह है, सब कुछ है। लेकिन जिन परिस्थितियों में, क्योंकि नो डाउट हमारे पास 80% लोग सरकमटेंसेस कंडीशन के लोग होते हैं, लेकिन कुछ इस तरह के लोग होते हैं जो व्यवस्था का फ़ायदा उठाना चाहते हैं या आपको धमकाना चाहते हैं। तो काफ़ी एजेंसीज़ रहती हैं। तो वो जो बंदे थे, हमने कहा कि देखिए भाई, परिवार तो हमारे भी हैं, परिवार सबके होते हैं। मैंने कहा भाई, जैसे मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, आपके बच्चे भी यहाँ पढ़ रहे हैं, आपका बैकग्राउंड ऐसा ऐसा है, आपके भाई इतने हैं। तो मैंने कहा ये इन्फॉर्मेशन सबके पास रहती, इससे कोई हासिल होना नहीं है। तो हमने उनको बता दिया था। फिर मतलब आप डरे नहीं कुल मिला के? आप देखिए, जिस दिन से डिपार्टमेंट में आए थे, और यहाँ के पहले मैं इंदौर में रह चुका था, तो इंदौर की चुनौतियाँ अलग तरह की थी, लेकिन उसके पहले मैं ग्वालियर में रहा था। और ग्वालियर में जेल डिपार्टमेंट में ऐसा कहा जाता है कि ग्वालियर बहुत टफ जेल मानी जाती है, वहाँ सही काम करना। और जब मेरा ग्वालियर हुआ था तो विपरीत परिस्थितियाँ थी वहाँ भी काफ़ी सारी, और मैं सोच के गया था कि या तो 3 महीने में ठीक कर दूंगा, नहीं तो 3 महीने में सस्पेंड होकर हेडक्वार्टर आ जाऊंगा। तो मुझे हेडक्वार्टर से, सरकार से खूब सपोर्ट मिला और ग्वालियर में 3 साल रहा, और ऐसा लोग कहते हैं कि मेरा कार्यकाल सफल था। तो वहाँ में इस तरह के जो टफेस्ट लोग होते हैं, और वो उनके तो अलग ही टारगेट होते हैं। तो वहाँ जो है, वहाँ सरेंडर डकैत्स भी थे, और जेल से जो नेक्सस चलाने वाले कुछ बदमाश होते वो भी थे, मोबाइल का अनलॉफुल यूज़ करना, उनको सबको हम जो है हैंडल कर चुके थे। तो इसलिए ये चीज़ें वहाँ जो है हम देख चुके थे। वहाँ भी 1-2 बार ऐसे इंसिडेंट आए थे कि सर ऐसा ऐसा खबर डायरेक्टली इंटेलिजेंस की गोली मार दे हैं। तो हमने कहा ठीक है भाई, सरकार ने हमको तो लाइसेंस भी दिया है और बंदूक चलाना तो हमने भी सीख रखा है, और सरकार ने बंदूक भी दी है, समय आने पे देखते हैं किसका निशाना लगता है। तो वहाँ से ये सब चीज़ें तो ख़त्म हो गई थी। ये तो ठीक है कि आप तो चलिए अधिकारी हैं, आप हैंडल कर रहे हैं, आपने जेल देखा है और उसमें बंद कैदी देखे हैं, आतंकी देखे हैं, लेकिन परिवार जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, बच्चे हैं, पत्नी हैं और परिवार के सदस्य हैं, उन्होंने इन परिस्थितियों में कैसे आपको संबल दिया? नहीं, उनकी तरफ से कभी नहीं ये रहा, और जानने लगते हैं धीरे धीरे वर्किंग। जैसे कुछ हम ग्वालियर में थे, तो ग्वालियर में कुछ मामले हो गए तो हाई कोर्ट में मेरी बहुत पेशियाँ लगी थी। तो
वो देखते रहते थे कि ऐसा ऐसा होता है। ये भी खबर सामने आई थी कि जब आप आतंकियों को हैंडल कर रहे थे जेल के अंदर, तो उन्होंने भूख हड़ताल भी कर दी थी। आपने फिर उस हड़ताल को तोड़वाया भी और बहुत जल्दी तोड़वा दिया। ऐसा क्या किया था आपने? कुछ जैसे भूख हड़ताल अभी भी कर रहे, उस समय भी की, कुछ लोगों ने तो काफ़ी समय तक की थी। और कॉन्सेप्ट जैसे हम लोग जिन लोगों के साथ काम कर रहे थे तो वो धार्मिक मुद्दों को बड़ा आधार बनाते हैं कि साहब वो तो हमारे धर्म में तो ऐसा लिखा हुआ है या ऐसा लिखा है। तो रिलीजियस स्टडी मैंने भी खूब की जो है, और हर तरह से कि भाई देखिए जो है आप जो काम कर रहे हो, जो आपकी आइडियोलॉजी है, उस हिसाब से तो जन्नत में जाना है। और जन्नत में यदि कोई सुसाइड करता है तो क्या उसको जाने की अनुमति है? वो जाएगा? तो नहीं सब, वो तो कायर कहलाता है। तो मैंने भाई तुम तो भूख हड़ताल से यदि मर गए तो ऐसा ऐसा होगा कि तुमको तो वो नहीं मिलेगा। तो साइकोलॉजिकल प्रभाव। दूसरा फिर इसमें हमारे डॉक्टर साहब जो थे उस समय, शर्मा जी, उनका बड़ा अहम रोल था कि जब ये सब चीज़ें इफेक्ट नहीं डालती थे तो हमने कहा कि भाई देखो कानून का राज है और हम तुमको मरने तो देंगे नहीं, तुम नहीं लोगे तो हम नली डाल के भेजेंगे अंदर जो है। तो 2-4 लोगों की राइल्स ट्यूब भी डाली नाक से जो है, और उससे फीडिंग कराते थे। तो कुछ लोग करवा लेते थे फिर निकाल देते। तो हमने कहा कि अब तुम ये नहीं करोगे तो हम तुमको जो है एनेस्थेसिया दे के कराएंगे, लेकिन जो मैनुअल के हिसाब से हम किसी व्यक्ति को जिस दिन हमें लगेगा कि ये मरने वाला है या इसको नहीं खाना दे तो हम ज़बरदस्ती करेंगे, फोर्स फीडिंग कराएंगे। तो इस तरह के जो उपाय थे इनको हम ले करके फिर उनसे बात भी करते थे। फिर उनकी ये देखते थे कि भाई वो कई बार वो कि साहब हमारी ये डिमांड्स पूरी कर दो, हमारी ये डिमांड्स पूरी कर दो। तो ये कि भाई ठीक है ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो है। तो कई बार जो है थोड़ा बहुत जो है उनको कि भाई पेपर चाहिए, पत्र लिखना है, तो आपस में कोऑर्डिनेशन करके और परिस्थिति कैसी है उसको देखते हुए जो है बात करके तो वो हो जाता था। अच्छा सर, मुझे ये भी पता चला कि आपका भी ब्रेन वॉश करने की कोशिश की गई थी। क्या किया गया था, क्या आपसे कहते थे और कैसे आप इन परिस्थितियों से बचे? ये मैं बड़ा दिलचस्प कहानी है मुझे लग रहा है कि, और इस दर्शक भी जानना चाह रहे हैं कि जब आप ऐसे आतंकियों को हैंडल करते हैं और ख़ुद आपका ही वो ब्रेन वॉश करने लगें तो फिर आप कैसे बचेंगे? हाँ, वो एक मॉडस ऑपरेंडीज होती है इस तरह की, और इस तरह के लोग बड़े ट्रेंड होते हैं। तो जब हम बात करते थे तो हमसे वो बात करते, हम उनसे बात करते, काफ़ी लंबी बातें भी हुई। तो कई बार जब इस तरह की चीज़ें आती थी कि भाई ये आइडियोलॉजी, ईश्वर, कोई भी ईश्वर है वो कभी भी अपने बंदों को परेशान करने की इजाज़त नहीं दे सकता या कोई भेदभाव नहीं कर सकता, मानने का तरीका अलग हो सकता है। तो उसमें ये कि सर आप ये किताब पढ़ के देखिए तब आपको समझ में आ जाएगा, या ये किताब पढ़ के देखिए तब आपको समझ में आ जाएगा, या फिर ये कि भाई आप जिस समाज में रह रहे हो या आप जिस धर्म को मान रहे हो वहाँ तो बहुत सारा भेदभाव है, वहाँ तो कास्टिज़म है, वहाँ पे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। और दूसरा कई बार ये कि वो आपकी औकात नहीं है इसको समझने की। हम जो काम कर रहे हैं वो जो है ईश्वर सबको मौका नहीं देता है और आप उस योग्य हो ही नहीं। तो इसी में फिर मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है रीडिंग भी की, जानी भी, समझी भी। तो वो हर तरह से अपना प्रयास करने की कोशिश करते हैं और अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें स्टडी, आपका सही चीज़ को जानना, वही एक तरीका होता है। और उसको जाना हमने, देखा, और फिर उनके जितने सवाल थे सबके तार्किक जवाब दिए कि भाई तुम ये जो बात कर रहे हो ये जो है लीगली या जो है आपकी धार्मिक सोच के लिहाज से भी सही नहीं है। बिल्कुल जो आइडियोलॉजिकली बात वो करते थे उसका आपने उसी अंदाज में, परगलाए हुए लोग हैं बिल्कुल, शॉर्ट। तो फिर आपके इस काउंटर के बाद जो जिसको मैं धार्मिक आइडियोलॉजी के ही आधार पर ही कहूँ, क्या कुछ बदलाव आया उन सिमी आतंकियों में से? किसी भी एक में कोई परिवर्तन आपने देखा? हम लोग जब बहुत डिटेल में बात करते थे तो ये बात तो सही है कि कुछ ऐसे लोग थे जिनको ये रियलाइज़ तो होता था, अभी भी होता है, लेकिन उनका ये कहना है कि साहब हम इतने आगे निकल आए हैं कि अब हम पीछे जाने की गुंजाइश नहीं बची, इसलिए अब जो होना होगा। क्योंकि जब जेल में आदमी रहता है और इतने लंबे समय तक रहता है तो वो बहुत सारी चीज़ें सोचता है, समझता है कि यार मैंने क्या किया, क्या पाया, क्या खोया, या किस रास्ते पे चला, कितना सही था। क्योंकि आदमी जब कोई एक्ट करता है उस समय उसको समझ में नहीं आता, लेकिन जब शांति से बैठता है तो उसको, तो इसीलिए अक्सर जब ये इबादत में या पूजा पद्धति में बैठते थे तो कई सारे लोग रोते थे, लिटरली आंसू टपकते थे। और जब हम पूछते भी थे तो वो सही जवाब तो नहीं देते थे लेकिन मुस्कुरा देते थे, उनका भाई कुछ पश्चाताप हो रहा है या कुछ ग्लानि हो रही है, यार कुछ काम गलत तो कर दिया,
तो मुस्कुरा के टाल देते थे। तो ये चीज़ तो है कि वो धीरे धीरे समझ में तो आई है, ऐसा हमको महसूस हुआ है। अब सर, वक्त की अपनी पाबंदी है, इसलिए अब अपने अंतिम चरण की ओर इस साक्षात्कार में मुझे जाना होगा। आपसे जो पूरी बातचीत मैंने की उसमें मैं पहले सवाल से अब तक ये सोच रहा हूँ कि एक जेलर के लिए, बहुत अच्छा जेलर या बहुत सख्त जेलर बनने के लिए ज़रूरी है कि उसका सूचना तंत्र बहुत मजबूत हो। मुझे शोले फिल्म याद आ रही है और वो हरिराम नाई याद आ रहा है, जो एक सूचना तंत्र का प्रमुख माध्यम था उस जेल के अंदर, जिसमें जय और वीरू बंद थे। आपके हरिराम नाई कितने और कहाँ कहाँ रहे, अगर आप बता सकें तो? हाँ, अभी तो उस समय तो एक हरिराम नाई होता था, अब तो सूचना का सिस्टम बड़ा अलग हो गया है। एक चीज़ तो ये है कि जेल में आपको यदि सफल होना है तो आपको बंदियों के साथ जीवंत संपर्क रखना पड़ेगा। कोई भी आदमी, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, उसकी बात आप तक डायरेक्ट आ जानी चाहिए। उसको ये डर नहीं होना चाहिए कि मैं ये बात करूँगा तो क्या होगा। एक चीज़ ये डेवलप किया हमने कि भाई ये जेन्युइन है बात तुम्हारी, तो कहीं अप्रोच लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधी सीधी हो जाएगी। और नहीं हो सकती तो तुम कहीं से भी अप्रोच लगा दो, हम तो नहीं करेंगे। ऐसे एक दो मामले आए भी। दूसरा, सूचना तंत्र का ये है कि बहुत सारे ऐसे जो गरीब बंदी होते हैं जिनकी छोटी छोटी समस्याएं होती, घर से कोई मिलने नहीं आ रहा है, पेरोल का छोटा सा मामला है, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन सही दे देते हैं। उनको पता होना चाहिए कि हम यदि इन्फॉर्मेशन देंगे तो उस पर कार्रवाई होगी। तीसरी चीज़, अब आजकल तो जेलों में जो है शिकायत का एक सिस्टम हो गया। हम लोगों ने पेटियां लगा रखी अंदर, तो उसकी चाबी जो है जगह जगह छोटी छोटी, और उसमें जिस आदमी को भी कुछ शिकायत करनी है या कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती तो वो उसमें डाल देता है। उसकी चाबी होती जेल सुपरिटेंडेंट के पास। जेल सुपरिटेंडेंट वो जो शिकायतें होती है उसको इकट्ठी कर लेता है, गुमनाम रहती है, किसी को नाम लिखने की ज़रूरत नहीं, तो उससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये सिस्टम आजकल हो गया है। दिनेश नरगावा जी, आपने हमसे बातचीत की, हमारे हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया, और आपकी बातों को सुनकर और हमारे दर्शक भी इस बात को महसूस कर रहे होंगे कि आप जो सरकारी सेवा में अधिकारी और कर्मचारी रहते हैं, उनकी ज़िंदगी भी कितनी चुनौतीपूर्ण होती है। जब आप जैसे अधिकारी अपनी ड्यूटी को जिम्मेदारी से निभाते हैं और जान हथेली पर लेकर निभाते हैं, तभी हम जैसे लोग या आम लोग सुकून से रह पाते हैं। आपके इस पूरे करियर के लिए मैं आपको बहुत शुभकामनाएं दूंगा। आपने हमसे बातचीत की, मैं इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद दूंगा। तो BSTV की आज की ख़ास पेशकश में बस इतना ही। अगली बार फिर एक शख्सियत के साथ मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।